जी। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं जी। 7.1.12 डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस का है। उसमें देखें जी, हमारे पास सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमारे पास ये जो कोर्स है, ये हमारी जो बुक है रिकमेंडेड इसकी, वो एम तामीर औसो की बुक है। इसका चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और 4 के कुछ टॉपिक्स जो हैं ये हमारे सिलेबस का हिस्सा हैं। और अगर आप तरतीब से चैप्टर नंबर 1, 2, 3 को रीड आउट कर लें और उसकी एग्जांपल्स को भी देख लें, जो एग्जांपल्स उसके अंदर मौजूद हैं या जो क्वेश्चंस हैं, तो डेफिनेटली आपका ये वाला कोर्स जो है ना वो बड़ी आसानी से अटेम्प्ट हो जाएगा। और इसमें 2 पार्ट हैं इसके। लेक्चर नंबर 1 से लेकर 13 तक तकरीबन ये सारी की सारी थ्योरी है। और आप में से ज़्यादा हर बंदे ने जो भी लोग हैं, आपने अपने बैचलर्स में या मास्टर्स की क्लास में आपने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और डेटाबेस के बारे में इससे पहले पढ़ा होगा। क्यों जी, सबने पढ़ा होगा है ना, रिलेशनल डेटाबेस जिसको RDBMS हम कहते हैं। तो वो कॉन्सेप्ट्स आपके जहन में मौजूद हैं कि डेटाबेस जो होती है वो एक लॉजिकल शेयर्ड कलेक्शन होती है, जिसके अंदर हम एक मुनज़्ज़म अंदाज के अंदर, एक ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर डाटा को स्टोर करते हैं। और टेबल्स होते हैं हमारे पास, रिकॉर्ड्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, एंटिटीज़ हैं ये, और इसी तरह SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है। और जब आपने अगर आपने जिस लेवल पर भी डेटाबेस को पढ़ा है, आपने उसमें रिलेशनल मॉडल भी पढ़ा होगा, रिलेशनल अलजेब्रा भी पढ़ा होगा। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं ये डेटाबेस के हैं। और इन तकरीबन 4 से 5 लेक्चर हमारे कोर्स में ऐसे हैं जो कि RDBMS के ऊपर बेस करते होंगे, और काफ़ी सारे क्वेश्चन उसमें से आते हैं। जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन RDBMS का हमारे पास आता है वो नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड होता है। उसके बाद लेक्चर नंबर 1 के अंदर उसने डाटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस की बात की है कि डाटा को प्रोसेस करने के लिए जिस तरह कुछ साइंटिफिक एप्लीकेशंस होती हैं, कुछ इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस होती हैं, ऐसे तमाम प्रोग्राम्स, ऐसे तमाम सॉफ्टवेयर्स, ऐसे तमाम एरियाज जिसके अंदर साइंटिफिक कैलकुलेशंस होती हैं या वो इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस होती हैं। लेकिन इन तमाम एप्लीकेशंस के अंदर 2 किस्म की एप्लीकेशंस हमारे पास होती हैं। कुछ एप्लीकेशंस ऐसी हैं जिनके अंदर हम सिर्फ डाटा को प्रोसेस करते हैं और हम प्रोसेसिंग पावर हमारी होती है। लेकिन कुछ एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं जिनके अंदर हम डाटा को स्टोर भी कर रहे होते हैं। ये लेक्चर नंबर 1 के अंदर बड़ी डिटेल में लिखा हुआ है, थ्योरेटिकल है। तो जहाँ पर हम डाटा को स्टोर करके उसको दोबारा से एक्सेस कर रहे होते हैं, वो चाहे हम फाइलिंग के थ्रू करें या हम डेटाबेस के थ्रू करें, वहाँ पर हमारे पास डाटा रिडंडेंसी वगैरह जो है वो आती है। डाटा रिडंडेंसी से बात डाटा का डुप्लीकेट होना, डाटा का बार बार एक्सेस होना, डाटा का बार बार प्रोसेस होना है। इसी तरह चेंजेस और मॉडिफिकेशंस उस डाटा के अंदर भी आती रहती हैं। जो ये हम बात कर रहे हैं एक जनरल सॉफ्टवेयर्स की। आप बैंकिंग के सॉल्यूशन की बात कर लें, ठीक है, आप किसी लेबोरेटरी के सॉल्यूशन की बात कर लें, आप किसी भी साइंटिफिक या इंजीनियरिंग टाइप की एप्लीकेशंस की बात कर लें, तो वहाँ पर आपका जो डाटा होता है उसके अंदर मॉडिफिकेशन और चेंजेस जो है ना ये बार बार होती हैं। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स के बारे में लेक्चर नंबर 1 में बताया गया है। ऐसे सिस्टम्स जो कि मल्टीपल साइट्स के ऊपर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब ही ये है कि एक ऐसा सिस्टम, चाहे वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, चाहे वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, चाहे वो किसी बैंकिंग का सिस्टम है, चाहे वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी इंफॉर्मेशन सिस्टम है, अगर वो एक से ज़्यादा साइट के ऊपर लोकेट कर रहा है और उनको हमने आपस में इंटरकनेक्ट किया हुआ है, लेकिन वो एज अ सिंगल सॉल्यूशन हमारे सामने हमें नज़र आ रहा है, तो ऐसे सिस्टम को हम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये नेटवर्किंग से स्टार्ट हुआ था। नेटवर्किंग को हमने शुरू किया था अपने रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए। जब हमने अपने रिसोर्सेज को शेयर कर लिया तो फिर हमने ये देखा
कि हम क्यों ना हम ये अपने रिसोर्सेज को शेयर करने की बजाय रिसोर्सेज को मल्टीपल सिस्टम्स के ऊपर रख कर उनको आपस में इंटरकनेक्ट कर दें। हमारे पास नेटवर्किंग की सहूलत तो मौजूद ही है, हम ऐसा क्यों ना करें कि हम किसी भी एक बैंकिंग सिस्टम की सारी इंफॉर्मेशन को एक जगह रख के पूरे पाकिस्तान में से उसकी एक्सेस देने की बजाय हम उस सिस्टम को ब्रेकअप करें और उसको शहरों में तकसीम कर दें या डिवीजन्स में तकसीम कर दें। बेटा बातें ना करो। और डिवीजन्स में तकसीम करने के बाद हम उनको आपस में इंटरकनेक्ट कर दें कम्युनिकेशन चैनल्स के ज़रिए, तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग बन गई। डिस्ट्रीब्यूटिंग कंप्यूटिंग के कॉन्सेप्ट को डेटाबेसेस में भी इम्प्लीमेंट किया गया, ऑपरेटिंग सिस्टम में भी इम्प्लीमेंट किया गया, क्लाउड कंप्यूटिंग में भी इम्प्लीमेंट किया गया। तो जब हम डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हैं डेटाबेस के अंदर, तो इस तरह हमारे सामने डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है ना वो रिट्रीव होता है। एक ऐसी डेटाबेस जो एक से ज्यादा साइट्स के ऊपर एग्जिस्ट करती है, लेकिन वो बिहेव ऐसे कर रही होती है जैसे एक सिंगल सर्वर पर मौजूद डेटाबेस होती है। उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, टोटल थ्योरी है, कोई ऐसी टेक्निकल चीज नहीं है, लेकिन सारी डेफिनेशंस आपने पढ़नी है, आपने याद करनी है। आप सब लोग दानिश कदा के स्टूडेंट्स हैं, टेलीग्राम के ग्रुप के ऊपर इसकी जो शॉर्ट डेफिनेशंस हैं वो शेयर कर दी गई हैं। आप उन डेफिनेशंस को पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। वैसे मैं इन शॉर्टकट्स का कभी भी बेटा आपको रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। मैं बीइंग ए टीचर आपको यही सजेस्ट करूंगा कि ये 24 लेक्चर्स जो हैं, ये 22 लेक्चर्स जो हैं, आप यकीन करें टोटल आप 10 से 12 घंटों में इनको बड़े आसानी से तैयार कर सकते हैं। अब वो 12 घंटे जो हैं वो आप चाहे 2 महीनों में दे दें या चाहे 2 दिनों में दे दें, लेकिन 12 आवर्स की टोटल ये लेबर है अगर आप इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना चाहते हो। बेटा आप लोग चुप क्यों नहीं करते? लेक्चर नंबर 2 अगेन थ्योरी है। देखिएगा, इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम को बाकायदा डिफाइन किया गया कि कलेक्शन ऑफ लॉजिकली इंटर रिलेटेड डेटाबेसेस हैं जो आपस में इंटर रिलेटेड हैं, दैट आर स्प्रेड फिजिकली। ठीक है जी, लॉजिकली वो इंटर रिलेटेड हैं और फिजिकली वो मल्टीपल लोकेशंस के ऊपर एग्जिस्ट करती हैं, जिनको डाटा कम्युनिकेशन लिंक के जरिए आपस में जोड़ दिया गया है। ये डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम्स कहलाते हैं। बहुत ही आम सी डेफिनेशन है, आम फहम डेफिनेशन है। लेक्चर नंबर 2 टोटल थ्योरी पे बेस करता है। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम की क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये एक बात जहन में रखिएगा कि डेटाबेस सिस्टम की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं और डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम की करेक्टरिस्टिक्स में कुछ चीज़ें कॉमन हैं, कुछ थोड़ा सा फ़र्क होगा। और वो जो फ़र्क वाली चीज़ें होंगी वो आपको नेटवर्किंग की डोमेन में लेकर जाएंगी। ठीक है जी, वहां पर आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस की ज़रूरत पड़ती है, बैंकिंग सेक्टर्स में ज़रूरत पड़ती है। ठीक है जी, इसी तरह यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर भी इसको फैलाया जा सकता है, और भी डिफरेंट किस्म की जो डोमेन्स हैं वहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ती है। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? देखें, हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के बारे में सुना, हमने माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर के बारे में भी सुना हुआ है, और हमने ओरेकल के बारे में भी सुना हुआ है। ठीक है, तो ये सारे जितने सॉफ्टवेयर्स का मैंने नाम लिया है ये सारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हैं। तो वो कौन कौन से डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हैं जो हमें डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस को बनाने में या उनको मैनेज करने में हमें सहूलत फ्राहम करते हैं? ऐसे DBMS या डिस्ट्रीब्यूटेड मैनेजमेंट सिस्टम्स जो होंगे उनको हम जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स का नाम देंगे। डिस्ट्रीब्यूटेड के साथ मिलता जुलता एक कॉन्सेप्ट डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस का है। आमतौर पर हम इसको समझ लेते हैं कि ये सेम चीज़ है, लेकिन ये कतई तौर पे सेम चीज़ नहीं है। अ कलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट डेटाबेसेस हैं, यहाँ पर लफ्ज़ देखें, ये इंटर रिलेटेड डेटाबेसेस हैं, जबकि ये
इंडिपेंडेंट डेटाबेसेस हैं। ये नेटवर्क्ड हैं, दिस इज नॉन नेटवर्क्ड कंप्यूटर्स हैं। नॉन नेटवर्क कंप्यूटर्स के ऊपर जो हमारे पास डेटाबेस पड़ी होती है, ऐसी डेटाबेस को हम डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस कहते हैं। हो सकता है कि वो आपस में रिलेट भी करती हों, हो सकता है वो एक ही डेटाबेस के एक से ज़्यादा रेप्लिकाज हों, लेकिन चूंकि वो इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं और they are not in any networked environment, or they are not linked by any data communication channel, hence we say that कि these are called decentralized databases जी। इन कॉन्सेप्ट की समझ आ गई है जी सबको। ये लेक्चर नंबर 2 के कुछ मेन कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं आपके सामने बता रहा हूँ जी। जी ओके जी। नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर नंबर 3 है। देखें आप जहाँ पर अपने लेक्चर को एंड करते हैं, इतने ज़बरदस्त हैंडआउट्स हैं, इतने ज़बरदस्त लेक्चर्स हैं सर के कि मतलब मैंने यहाँ से एमसीएस भी वर्चुअल यूनिवर्सिटी से किया है, एमफिल भी वर्चुअल यूनिवर्सिटी से ही मैंने पास किया हुआ है। तो जो अच्छे टीचर्स हैं, जिनके लेक्चर्स की बड़ी डिटेल में समझ आती है, जो हैं ये डीबीएमएस के लेक्चर जो है ना, उनमें से एक हैं। चूँकि मैंने मास्टर्स में डीबीएमएस का कोर्स पढ़ा, वो भी यही सर थे। देन फिर डिस्ट्रीब्यूटेड का कोर्स पढ़ा, वो भी यही थे। फिर देन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कोर्स पढ़ा, तो उसमें भी यही सेम टीचर्स ने जो है ना वो हमें गाइड किया। देखें जी, सेंट्रलाइज्ड क्लाइंट सर्वर सिस्टम क्या होता है और डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम क्या होता है, ये बड़ा अहम सवाल है। ये भी बुक के चैप्टर नंबर 1 में है कि हम क्यों डाटा डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स की तरफ जाते हैं, उनकी रीजंस क्या हैं और डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस के प्रॉमिसेस क्या हैं। इन तमाम की बेटा हेडिंग्स और उनकी एक एक दो दो लाइन की डेफिनेशन आप लोगों ने याद कर लेनी है। ये सारे थ्योरी के सवाल हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम किस तरह सेंट्रलाइज्ड क्लाइंट सर्वर सिस्टम से डिफरेंट है, क्यों हम डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम को चूज़ करते हैं और डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम को अडॉप्ट करने के हमें क्या बेनिफिट्स हासिल होते हैं। ये थियोरेटिकल क्वेश्चंस हैं जो आप ही ने याद करने हैं, ठीक है। इसमें कोई ऐसी टेक्निकल स्टेटमेंट नहीं है जिसको आप जहन में रखें। सबसे पहले कोशिश करें कि उनकी हेडिंग्स को जहन में बिठाएं, उसके बाद उनको पढ़ें और उन कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करें। आई होप कि वो सारे के सारे आपको याद हो जाएंगे जी। हाँ जी, इस कॉन्सेप्ट की समझ आ गई। जैसे मैंने मिसाल दी थी कि एक सेंट्रल सिस्टम के ऊपर डाटा को रख के डिफरेंट लोकेशन से उसको एक्सेस करना, ये सेंट्रलाइज्ड क्लाइंट सर्वर सिस्टम कहलाता है। और अगर हम डाटा को मल्टीपल लोकेशंस के ऊपर मैनेज कर रहे हैं या मैनिपुलेट कर रहे हैं, ये जो मैनेज और मैनिपुलेट का लफ्ज़ है, इसमें इनपुट भी आता है, इसमें आउटपुट का लफ्ज़ भी आता है, इसमें प्रोसेसिंग का लफ्ज़ भी आता है। तो ये हमारे पास जो हैं वो कहलाएंगे डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम्स। यहाँ तक बात की समझ है जी। पढ़ लेंगे ये लेक्चर नंबर 3 जो है। हाँ जी, रीजंस हो गई एंड प्रॉमिसेस हो गए जी। तमाम लोग चैट विंडो में रिस्पांस करते जाएं जी, इसमें कोई ऐसी टेक्निकल चीज़ नहीं है जी। लेक्चर नंबर 4 जो है ये प्रॉमिसेस से ही स्टार्ट होता है और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट लेक्चर है जी। ये देखें, मैंने मेंशन किया हुआ है इम्पॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चंस जो हैं वो आपको इस लेक्चर्स में से आ सकते हैं। अब ये इस लेक्चर नहीं है, बेसिकली इस टॉपिक में से मैंने ये बात शुरू में बता दी है। अगर आप एक भी लेक्चर छोड़ कर जाएंगे तो यू आर एट रिस्क टू लॉस एटलीस्ट सिंगल क्वेश्चन। सारे लेक्चर्स में से, सारे टॉपिक्स में से प्रॉमिसेस के सवाल भी हैं, रीजंस के सवाल भी मौजूद हैं। सारे क्वेश्चन क्वेश्चन बैंक में पड़े हुए हैं। आपके हिस्से में कौन सा क्वेश्चन आता है, समझ आ रही है ना, कि आप कौन सा क्वेश्चन आपके हिस्से में आएगा ये आपकी किस्मत है। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि ये 10 लेक्चर इंपॉर्टेंट हैं, इसी में से क्वेश्चन आना है और किसी में से नहीं आना, तो ऐसा कतई तौर पे नहीं है, ठीक है। तो सब चीज़ों को आपने तैयार करके जाना है। प्रॉमिसेस ऑफ डीडीबीएस, अगेन रिलायबिलिटी क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस की, और कॉम्प्लिकेटिंग फैक्टर्स क्या हैं और वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं,
जो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम के अंदर आ सकती हैं। एक जनरल बात मैं आपको बता रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर आप नेटवर्क्स को भी पढ़ेंगे, नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट्स को भी पढ़ेंगे, आप ऑपरेटिंग सिस्टम को भी थोड़ा सा टच करेंगे, और फिर आप अपनी डेटाबेस को नेटवर्किंग के थ्रू मल्टीपल साइट्स के ऊपर रख के उसको कम्युनिकेशन लिंक के जरिए जोड़कर उसको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी। जी सर अली ने हमें ज्वाइन किया है। सर अली से रिक्वेस्ट है कि तारिक, मैंने टेलीग्राम पे सर एक स्टूडेंट है तारिक, उसका आईडी आपको सेंड किया है, काइंडली उसका अगर फ़ोन नंबर है तो उससे कांटेक्ट करके क्लास का बताइएगा। वो हमारा स्टूडेंट भी है और कॉन्शियस था CS7 12 के लेक्चर के बारे में। जी, लेक्चर नंबर 4 से आगे हमारे पास लेक्चर नंबर 5, 5, 6 और 7। अब ये कोर क्वेश्चन है, याद रखिएगा, इसमें से तकरीबन हर स्टूडेंट को सवाल आना है, यानी जो क्वेश्चंस की डिवीजन है उसमें से ये सवाल जो है वो आपके सामने ज़रूर आएगा। ये बेस करता है आपके प्रीवियस नॉलेज के ऊपर। ठीक है, इसमें रिलेशनल मॉडल को डिस्कस किया जाएगा, रिलेशनल डेटाबेस को डिस्कस किया जाएगा। तकरीबन आप में से हर कोई नॉर्मलाइजेशन के बारे में जानता है। नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए हम अपने डेटाबेस मॉडल में मौजूद जो भी एरर्स होती हैं उनको हम दूर करते हैं। ठीक है, इसकी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म है, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म है, और इसके अंदर हम बेसिकली डिफरेंट किस्म की जो एनॉमलीज होती हैं और जो डिपेंडेंसीज होती हैं उनको हम रिमूव कर रहे होते हैं। नॉर्मलाइजेशन का टॉपिक हर बंदा अच्छे तरीके से तैयार कर लेगा। हाँ, अगर किसी को नॉर्मलाइजेशन के किसी भी टॉपिक में कोई इशू है तो वो बता सकता है, मैं यहाँ पे डिस्कस कर सकता हूँ। नॉर्मलाइजेशन क्या है, हमारे रॉ टेबल्स होते हैं, उन टेबल्स में से हमने जो भी एरर्स होती हैं, जो भी डिपेंडेंसी होती हैं और जो भी कन्फ्यूजन्स होती हैं, अनॉमलीज होती हैं, उनको हमने रिमूव करना होता है। नॉर्मलाइजेशन की एग्जांपल्स हैंडआउट्स में भी मौजूद हैं और यकीनन ये बुक के चैप्टर नंबर 2 के अंदर जो है ये एग्जांपल्स, वहाँ पर भी कोई ना कोई एग्जांपल दी होगी, तो आप उन एग्जांपल्स को भी जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपको असाइनमेंट भी दी थी इन्होंने कि आपके पास असाइनमेंट में भी ये बताया गया था, ठीक है ना जी, कि कुछ एक टेबल आपको दिया गया था, तो उस टेबल के अंदर जो है ना वो मौजूद थी एनॉमलीज एंड नॉर्मलाइजेशन, आपने उस टेबल को जो है वो नॉर्मलाइज करना था। ठीक है जी, तो सब लोग इस बात पे कमिट हैं कि नॉर्मलाइजेशन को आप लोग पढ़ लोगे, नॉर्मलाइजेशन में कोई इशू नहीं होगा आपको। ठीक है जी, नॉर्मलाइजेशन के बाद जो अगली चीज़ है ना वो रिलेशनल डाटा मॉडल है। रिलेशनल डाटा मॉडल, इसके अंदर आपको दो ऑपरेशन मिलेंगे, एक आपको सेलेक्ट ऑपरेशन मिलेगा। ठीक है जी, इसके बारे में आपने पढ़ना है, ये बहुत अहम है जी। आपको क्वेरी दी होगी और आपसे कहा जाएगा कि इस क्वेरी को रिलेशनल अलजबरा में बदल दें, या रिलेशनल अलजबरा की एक्सप्रेशन लिखी हुई हो सकती है और आपसे कहा जा सकता है कि इस एक्सप्रेशन को जो है वो आप जो है वो रिलेशनल आप क्वेरी के अंदर बदल दें। अगर आपके पास हैंडआउट्स हैं तो सब लोग अपने हैंडआउट्स में लेक्चर नंबर 5 को या 6 को खोल सकते हैं। लेक्चर नंबर 5 और 6 के अंदर आप देख सकते हैं, जो लेक्चर नंबर 5 और 6 है हमारे पास, उसमें मैं आपको एग्जैक्टली उसका पेज बताता हूं जहां पर इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया गया है। जी हाँ जी, इसके ऊपर आपके पास इसमें 3-4 चीज़ें हैं जी जो आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेनी, और ये आपने पहले पढ़ी हुई हैं। जिसने भी डेटाबेस का कोर्स इससे पहले पढ़ा हुआ है उसने ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, नॉर्मलाइजेशन, डिपेंडेंसी, और इसी तरह रिलेशनल अलजबरा और उसके जो सिंबल्स हैं, और वो सिलेक्ट ऑपरेशन हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट का ऑपरेशन हमारे पास क्या है, किस तरह हम उसको लिखते हैं,
ये सारी चीज़ें जो है ना वो उसके अंदर मौजूद हैं, नॉर्मलाइजेशन के अंदर भी और जो हमारे पास रिलेशनल अलजबरा है उसके अंदर भी। रिलेशनल अलजबरा और नॉर्मलाइजेशन, इसके बारे में किसी को कोई इबहाम है तो काइंडली मुझे बताएं ताकि मैं उसको, लेक्चर नंबर 5 के अंदर इसकी एग्जांपल दी हुई है जी, लेक्चर नंबर 6 के अंदर भी ये चीज़ मौजूद है और लेक्चर नंबर 7 के अंदर जो है वो अलजबरा के बारे में बताया गया है। रिलेशनल अलजबरा में दो ऑपरेशन होंगे आपके पास, एक सिलेक्ट ऑपरेशन है जो पेज नंबर 36 के ऊपर लिखा हुआ है जिसको सिग्मा के सिंबल से जाहिर किया जाता है, और इसी तरह हमारे पास एक प्रोडक्ट का ऑपरेशन है, ठीक है जी। सिलेक्ट के बाद जो प्रोडक्ट का है उसको ग्रीक लेटर के साथ हम यूज करते हैं, पाई एप्सिलॉन टाइप का एक सिंबल होता है जो इसके लिए यूज किया जाता है। जो हमारे पास प्रोजेक्ट ऑपरेटर है ये आपके टेबल को वर्टिकली डिवाइड करता है, हॉरिजेंटली वर्टिकली डिवाइड कर देता है, एक से ज़्यादा टेबल में डिवाइड कर देता है, और जो सिलेक्ट ऑपरेशन है ये आपको जो है वो हॉरिजेंटली आपके टेबल को जो है ना वो डिवाइड कर देता है जी, ठीक है जी। तो लेक्चर नंबर 5, 6 एंड 7 के अंदर जो है ना वो आप इसको देख सकते हैं। हाँ जी, मैं हबीबा एक्सप्लेन करता हूँ आपके सामने। मैं आप आप सब लोग अपने हैंडआउट्स को ओपन कर लें, मैं एग्जैक्ट स्लाइड आपके सामने बताता हूँ जी कौन सी है, देन मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ जी, ठीक है जी। अगर आप लोग अपने हैंडआउट्स के पेज नंबर 37 के ऊपर आए तो एक टेबल है स्टूडेंट का, सब लोगों ने खोल लिया है जी? हाँ जी, काइंडली कंफर्म करें जी। लेक्चर नंबर 7 है, ठीक है जी। और हैंडआउट्स अगर आपके पास हैं तो उसके पेज नंबर 37 है जिसके ऊपर एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, और वो स्टेटमेंट इस तरह करके है कि सिग्मा करंट सेमेस्टर ग्रेटर देन 3 और ब्रैकेट के अंदर जो है वो स्टूडेंट लिखा हुआ है जी, ठीक है जी। ये देखें जी, मैंने चैट विंडो में वो स्टेटमेंट आपको नजर आ रही होगी जी, क्लियर करें जी ज़रा, चैट विंडो को आपने देख लिया जी। मैंने लिखा सिग्मा करंट सेमेस्टर ग्रेटर देन 3 और आगे स्टूडेंट लिखा हुआ है। अब इसकी क्वेरी कोई बंदा मुझे लिख के दिखाए जी कि जो वो एसक्यूएल स्टेटमेंट है वो क्या बनेगी, ये क्या बनेगी। सिग्मा फॉर सिलेक्ट है तो इसकी जगह हम सिलेक्ट लिख देंगे, ठीक है जी। और इसी तरह टेबल स्टूडेंट है तो हम लिखेंगे सिलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम स्टूडेंट, सिलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम स्टूडेंट। हाँ, बिल्कुल सही है जी, 3 to 8, जबरदस्त जी। खुर्रम साहब थे शायद, इन्होंने नाम बताया था। सिलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर करंट सेमेस्टर ग्रेटर देन 3। तो देखें जी, ये इसकी एग्जैक्ट स्टेटमेंट बन गई। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, अब आप देख सकते हैं कि हम लिखेंगे सिग्मा करंट सेमेस्टर, आपकी ये प्रेडिकेट आ गई, इसको रिलेशनल अलजबरा के अंदर ये जो हम शर्त लगाते हैं जिसको आपने रिलेशनल डेटाबेस के अंदर क्राइटेरिया के नाम से भी पढ़ा होगा, आपने कंडीशन के नाम से भी पढ़ा होगा, ये चीज़ हमारी कंडीशन है, इसको हम प्रेडिकेट कहते हैं रिलेशनल अलजबरा की जुबान के अंदर। तो ये जो प्रेडिकेट है और आगे आपके पास जो है वो स्टूडेंट नाम का जो है वो टेबल है। तो इस तरह आप रिलेशनल अलजबरा की मदद से अपनी क्वेरी को जो है ना वो टाइप कर सकते हैं जी। नजर आ रहा है सब कुछ, ठीक है, समझ आ गई इसकी। तो एक ऑपरेशन तो आपको रिलेशन अलजबरा के अंदर ये है, दूसरा सिंबल जो है वो प्रोडक्ट। अब अगर आप इसकी बुनियाद पर देखें ना तो आपका टेबल दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। एक वो हिस्सा होगा जिसके अंदर हमारे रिकॉर्ड आ जाएंगे जो ग्रेटर देन 3 हैं, और एक वो होगा जिसके अंदर लेस देन 3 वाले रिकॉर्ड बाकी रह जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह इस ऑपरेशन ने आपके टेबल को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। तो सिग्मा ऑपरेशन जो है या सिलेक्ट ऑपरेशन जो है रिलेशनल अलजबरा का, वो हॉरिजेंटली फ्रेगमेंट करता है, और जो प्रोडक्ट ऑपरेटर है वो वर्टिकली जो है ना वो इसको आपके इसको डिवाइड करता है जी, ठीक है।
हाँ जी, समझ आ गई है इसकी उम्मीद भी आप कह रही थी कि हमें ज़रा इसको पढ़ने में। ये पेज नंबर 37 के एंड पर ही बेटा उसने बताया हुआ है कि कौन कौन से ऑपरेटर आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। लेस देन है, ग्रेटर देन है, इक्वल टू है, लेस देन इक्वल, नॉट इक्वल टू, और इसी तरह एंड और आर भी प्रेडिकेट के अंदर जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास प्रोजेक्ट नाम का ऑपरेटर है। प्रोजेक्ट नाम के ऑपरेटर की मिसाल जो है वो पेज नंबर 38 के ऊपर है, वो जरा देख लें जी। पेज नंबर 38 जी, मैं ये भी यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ जी। अब इसमें आपको ये सही तरह नजर नहीं आ रहा होगा, इसमें लिखा हुआ है फैक आईडी और इसी तरह सैलरी और आगे ब्रैकेट में फैकल्टी है और इससे पहले एक सिंबल होगा जो कि हैंडआउट्स में भी आपको नजर नहीं आ रहा। समझ आ रही है जी? हैंडआउट्स में भी वो जो है ना वो आपको नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन उसकी जगह एक पी टाइप का, टैली पी, पी बड़ा पी समझ लें आप, उस तरह का एक निशान होता है, ठीक है, जिसको हम प्रोजेक्ट ऑपरेटर बोलते हैं। तो बेसिकली अगर इसकी हम स्टेटमेंट लिखें तो क्या स्टेटमेंट होगी जी? आई होप के खुरम इसको भी इंटरप्रेट कर सकेगा जी। खुरम, अगर इस रिलेशनल एक्सप्रेशन को हम क्वेरी में चेंज करना चाहें तो हमारी एक्सप्रेशन क्या होगी भला जी? ये प्रोडक्ट है तो हमारी एक्सप्रेशन इसमें होगी जी, सेलेक्ट फैक आईडी कॉमा सैलरी फ्रॉम फैकल्टी। आप देखें है ये भी सिलेक्ट ऑपरेशन, लेकिन ये स्टैटिक नहीं है। इसमें हमने फैकल्टी में से सिर्फ दो कॉलम्स को जो है ना वो कॉल किया है, एक फैक आईडी का, एक सैलरी का। तो इसलिए इसलिए हमारे इस टेबल को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, और वो जो दो हिस्से हैं वो हमारे पास हैं फैक आईडी और सैलरी। तो इसलिए इसने वर्टिकली उसको डिवाइड कर दिया। ये रिलेशनल अलजबरा है। इस तरह का क्वेश्चन आपके पास आ सकता है, टेबल दिया होगा या आपसे वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन के बारे में या डिवीजन के बारे में पूछा जा सकता है जी। सब लोग क्लियर है जी? ये लेक्चर नंबर 5, 6 और 7 रिलेशनल डाटा मॉडल के ऊपर है। आपके पास रिकॉर्ड्स क्या होते हैं जो आपने आरडीबीएमएस में पढ़ा हुआ है, नॉर्मलाइजेशन क्या है, उसकी फॉर्म्स कितनी हैं, रिलेशनल अलजबरा क्या होता है, और जिसमें जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जो थोड़े से मुश्किल हैं वो आपने खुद से याद करने हैं। उसमें डिपेंडेंसी, फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या होती है, अनोमलीज, इंसर्शन अनोमली क्या है, अपडेशन अनोमली क्या है, डिलीशन अनोमली क्या है, कौन सी नॉर्मल फॉर्म किस किस्म की डिपेंडेंसी को डील करती है, कौन सी नॉर्मल फॉर्म किस किस्म की अनोमली को रिमूव करती है। बात की समझ आ रही है जी? इस तरह आपने नॉर्मलाइजेशन को डिपेंडेंसी अनोमलीज के साथ अच्छे तरीके से आपने एक टेबुलर फॉर्म के अंदर याद कर लेना है। ये जो स्लाइड आपके सामने मौजूद है, मैं बार बार लिख रहा हूँ, डाटा मॉडल के अलावा इम्पॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 2 है रिकमेंडेड बुक का। तो इसमें से यकीनी तौर पर हर स्टूडेंट को कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा जिसमें नॉर्मलाइजेशन की कोई एग्जांपल हो सकती है, रिलेशनल अलजेब्रा की एक्सप्रेशंस हो सकती हैं जो आपने किसी गिवन टेबल के ऊपर एग्जीक्यूट करनी होंगी, वर्टिकल या हॉरिजेंटल फ्रेगमेंटेशन के बारे में पूछा जा सकता है। एक चीज मैं स्लाइड में मेंशन करना भूल गया, वो आपने यकीनन पढ़े हुए हैं, कोई बंदा उससे नावाकिफ नहीं है, वो जॉइंस हैं जी। ठीक है, कि रिलेशनल अलजबरा के अंदर हम टेबल्स को जॉइंस कैसे लगाते हैं, थीटा जॉइन, ठीक है जी, इसी तरह आउटर जॉइन, इनर जॉइन, सेमी थीटा जॉइन, ये सारे के सारे जॉइंस जो हैं और उनकी जो टाइप्स हैं, ये सारी ये लेक्चर नंबर 5, 6 और 7 का पार्ट है जी। क्लियर है जी ये? ठीक है जी, इन सबको तैयार कर लेंगे जी। ठीक है जी, हम आगे मूव करते हैं। लेक्चर नंबर 7 से आगे हमारे पास क्या है और उसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं जी। ठीक है जी, ओके जी। नॉर्मलाइजेशन की एग्जांपल्स भी देख सकते हैं आप, नॉर्मलाइजेशन की आपकी बुक एग्जांपल भी, और इसी तरह उससे आप, ये बेसिकली टेक्निक है जो आपको आनी चाहिए, सिर्फ ये नहीं है कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ जी। नेक्स्ट देखें जी, हमारे पास
लेक्चर नंबर 8, 9, 10, 11 एंड 12 ये भी आपके इस कोर्स का एक दूसरा बड़ा हिस्सा है जिसमें से लाजमी तौर पर क्वेश्चंस आते हैं। 8, 9, 10, 11 एंड 12 इसमें आपका नेटवर्किंग का नॉलेज जज किया जाएगा। जैसे एक पेपर मैंने यहाँ पे दिखाया था, मिड का पेपर था, ये देखिएगा, ये मिड का पेपर है। तो इसके अंदर जो क्वेश्चन आया हुआ है वो क्वेश्चन जरा देखिए आप। जो पहला सवाल आया वो क्या था, डिफरेंस ऑफ स्टार एंड बस टोपोलॉजी। तो ये नेटवर्किंग का जो कॉन्सेप्ट है उसमें से है, ठीक है जी। इसी तरह ये सुपर की, कंपोजिट की, प्राइमरी की, ये भी उसी में से है जो आपके पास मैंने अभी लेक्चर्स आपको दिखाए हैं। आप अगर इन पेपर्स को देखें तो हर बंदे को रिलेशनल वाला जो मैंने पार्ट दिया उसमें से क्वेश्चन इसके लिए मौजूद है जी, ठीक है। अब इसमें देखें, ये नॉर्मलाइजेशन वाले वो जो 5, 6 और 7 मैंने बताए उसमें से क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन जो है ये 8, 9, 10, 11, 12 में से है। कंप्यूटर नेटवर्क्स की क्लासिफिकेशन हमें पता है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है, वाइड एरिया नेटवर्क होता है और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। आप यहाँ पर आ जाएं, करेक्टनेस रूल फॉर ग्रेग, ये टॉप डाउन डिजाइन है और लूजनेस डिकम्पोजिशन है। तो ये सारी की सारी चीजें क्लियर हो रहा है जी सबको? समझ आ रही है ना मेरी बात की कि हमारे पास किस तरह से ये नेटवर्किंग के रिलेटेड भी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। और बड़ा सिंपल सा सिलेबस है जो नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन का जो हमने इसके अंदर देखना है जी। हाँ जी, तो इसमें देखें जी, सबसे पहले तो नेटवर्किंग क्या होती है उसकी कुछ टर्म्स आपने याद कर लेनी है। टाइप्स में लैन, वैन और मैन आ जाएगा, या कोई और भी अगर लिखा हुआ है तो वो भी टाइप्स में आ जाएगा, जैसे वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है या जो भी है। टोपोलॉजीज हम पढ़ते आ रहे हैं जब से हमने कंप्यूटर साइंस में हम लोग आए हैं, हमने स्टार, बस, मैश, ये टोपोलॉजीज उनके बारे में। स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग होती है, सर्किट स्विचिंग होती है, और इस तरह की कुछ नेटवर्किंग से रिलेटेड टर्म्स होंगी जो आपको लेक्चर नंबर 8 में मिलेंगी, ठीक है। उनको आपने देख लेना है। इन सारी चीज़ों को जो पढ़ाने का मकसद है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस में, वो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के आर्किटेक्चर्स को पढ़ाना है। यहाँ से हमारे कोर्स का तीसरा हिस्सा शुरू हो जाता है। पहले हिस्से में हमने पढ़ा जो मेन कॉन्सेप्ट था चैप्टर नंबर 1 कि डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग क्या होती है, दूसरा आरडीबीएमएस का पोर्शन था, तीसरा पोर्शन हमारा नेटवर्किंग से रिलेटेड है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, और इस पोर्शन में हम अब डेटाबेस आर्किटेक्चर की तरफ जा रहे हैं जी। यहाँ तक तमाम लोगों को सही समझ आ गई है जी? जी कंफर्म कर दें काइंडली ताकि हम आगे मूव करें जी। बहुत सारे माशाल्लाह स्टूडेंट्स हैं इस वक्त, 497, 328, काफ़ी सारे। आप शायद, मैंने कहा था कि नाम के साथ एंटर हुआ करें तो थोड़ी सी ज़्यादा आपको बुलाने में हमें दिक्कत नहीं होती, ठीक है जी। आगे देखें जी, आर्किटेक्चर के जो अल्टरनेटिव हैं हमारे पास 3 हैं, सारी दुनिया को पता है। हमारे पास नेटवर्क पीयर टू पीयर, एक कंप्यूटर को दूसरे के साथ जोड़ देना, ये पीयर टू पीयर है, ठीक है। जिस तरह आप एक मोबाइल को दूसरे मोबाइल के साथ जोड़ लेते हैं ब्लूटूथ के जरिए, दो कंप्यूटर्स के दरमियान लाइन लगा देना, ये पहला अल्टरनेटिव है। दूसरा क्या है, क्लाइंट सर्वर, कि एक सर्वर बना लें उसके साथ तमाम क्लाइंट्स को जोड़ दें, ये दूसरा अल्टरनेटिव है। इसके बाद मल्टी डेटाबेसेस से क्या मुराद है कि आप एक से ज़्यादा जगह पर डेटाबेसेस को रख के उनको आपस में जोड़ सकते हैं। जो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस आर्किटेक्चर है ये बेस करता है 3 चीज़ों के ऊपर। एटोनॉमी के ऊपर, एटोनॉमी से मुराद ये होता है कि जितनी, देखें आप, डिस्ट्रीब्यूटेड से मुराद ज़रा ध्यान में रखिएगा कि एक ही डेटाबेस एक से ज़्यादा लोकेशन के ऊपर मौजूद है, उसको हमने डिस्पर्स किया हुआ है फिजिकली, वो किस बुनियाद पे किया है ये बात की बात है। एटोनॉमी से मुराद है कि वो डेटाबेसेस आपस में किस कदर इंडिपेंडेंट हैं। इसके 3 लेवल हो सकते हैं। पहले लेवल को 0 का नाम दिया गया है, दूसरे लेवल को 1 का नाम दिया गया है, तीसरे लेवल को 2 का नाम दिया गया है, ठीक है जी। अगर हैंडआउट्स की कॉपी आपके पास खुली हुई है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1, 2 और 3 से क्या मुराद है।
ठीक है जी। 1 2 3 से क्या मुराद है यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं जी। आर्किटेक्चर के अंदर मेरा ख्याल है कि ये लेक्चर नंबर 10 है, जिसके अंदर इनके डिपेंडेंट होने या को जो है ना वो डिस्कस किया गया है। हाँ जी, लेक्चर नंबर 10 ही है यहाँ पर। तो ऑटोनॉमी जो है, हाँ जी, पेज नंबर 59 पे आ जाएं जी आप, पेज नंबर 59 पे। यहाँ पे उसने ऑटोनॉमी को डिस्कस किया है कि डिग्री टू विच मेंबर डेटाबेसेस कैन ऑपरेट इंडिपेंडेंटली, कितना इंडिपेंडेंट होके ये डेटाबेस आपस में काम करते हैं, इसको हम ऑटोनॉमी कहेंगे। तो ऑटोनॉमी की जो मेजर्स हैं वो हमारे पास तीन हैं। पहली टाइट इंटीग्रेशन जिसको जीरो कहेंगे, दूसरी सेमी ऑटोनोमस है जिसको वन कहेंगे, और तीसरी जो है वो टोटल आइसोलेशन है जिसको हम टू का नाम देंगे जी। क्लियर है जी ये? ओके जी। तारिक साहब बोल रहे हैं ना? हाँ, तारिक, मैं हबीबुल्लाह बोल रहा हूँ, DIT एजुकेशन और दानिश कदर से। कैसे हैं? मेरा ख्याल है आप सो रहे हैं। अच्छा, वो 712 था ना आपका? यार आज उसका ना लेक्चर रखा हुआ था मैंने मिड टर्म का ना, तो मेरे पास नंबर मिसप्लेस हो गया था। अब मैं, अच्छा, 713, चलिए ठीक है, वो 713 और 26 का भी इंशाल्लाह प्लान कर रहे हैं, ठीक है ना? वो अनाउंसमेंट आप टेलीग्राम में देखते रहिएगा, ठीक है? अल्लाह हाफिज़। ओके। जी सॉरी जी, समझ आ गई है इसकी जी। लेक्चर हैंडआउट्स आपने खोले हुए हैं जी, जो मैं पेज बता रहा हूँ जी, वो पेज देख लें जी। आपके पास पेज नंबर 59 है, वहाँ पर ऑटोनॉमी को बताया गया है और उसकी क्लासिफिकेशन बताई गई है कि तीन तरह की ऑटोनॉमी हो सकती है: टाइट इंटीग्रेशन, सेमी ऑटोनोमस एंड टोटल आइसोलेशन। ठीक है, इनसे मुराद यही होगा कि वो एक दूसरे के ऊपर कितना डिपेंड करते हैं। हाँ जी, जी सबने वो स्लाइड्स देख ली हैं जी, समझ आ गई है सबको? तो वो जीरो टाइट के लिए जीरो है और इसी तरह वन और टू है। इसी तरह दूसरी मैयर है जो वो डिस्ट्रीब्यूशन है, उसकी भी तीन टाइप्स हैं, उसके लिए जीरो वन और टू है। और हेट्रोजीनिटी जो है उसके लिए भी जीरो एंड वन है। इन तमाम की डेफिनेशन और इसकी जो क्लासिफिकेशन है उसको आपने याद करना होगा जी। ठीक है, इसकी एक एग्जांपल भी पेज नंबर, इसी पेज के ऊपर शायद दी हुई है एक एग्जाम्पल भी। नहीं, पेज नंबर 59 नहीं है, बल्कि एग्जाम्पल जो है वो दी हुई है पेज नंबर 60 के ऊपर कि A1 D2 और H1 जो है इससे क्या मुराद है। तो A1 से मुराद सेमी ऑटोनोमस है, चूंकि हमने वो नंबर असाइन किए हैं, जीरो किसको है, वन किसको है, टू किसको है। A फॉर ऑटोनॉमी,
डी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एंड एच फॉर जो है वो हेट्रोजीनिटी है। ये पेज नंबर 60 के एंड के ऊपर आपको ये एग्जांपल जो है ना वो नज़र आ रही होगी जी। हाँ जी, क्लियर है जी। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपने इसके ऊपर देख लेनी है जी। जी, तो नेक्स्ट मूव करें जी। डीडीएमएस स्टैंडर्डाइजेशन। डीडीएमएस आर्किटेक्चर के अल्टरनेटिव्स हमारे पास क्या हैं, और जो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस है उसका आर्किटेक्चर जिन तीन चीज़ों पर बेस करता है वो तीन चीज़ें यहाँ पर मैंने डिस्कस कर दी हैं आपके सामने। ठीक है जी। और उसके बाद फिर देखें आपके डीडीएमएस की स्टैंडर्डाइजेशन जो है ये हमारे पास क्या है जी। हाँ जी, सबको क्लियर हो गया जी। ये कंपोनेंट बेस्ड हो सकती है, फंक्शनल बेस्ड हो सकती है, ये डाटा बेस्ड हो सकती है। लेक्चर नंबर 9 के अंदर ये डिवीजन जो है ना ये मौजूद है। आपका रिस्पांस नहीं आ रहा मुझे चैट विंडो के अंदर ना। जी, आवाज आ रही है सबको? जी, ओके जी। हेलो। ओके जी, तो नेक्स्ट है जी हम ये इसी स्लाइड्स के ऊपर हम रहेंगे। डीडीएमएस आर्किटेक्चर जो है ये लेक्चर नंबर 11 के अंदर है, तमाम को याद कर लेना है जी। हमारे पास जो जो ऑप्शंस हैं वो ऑप्शंस जो हैं वो आपने देख लेनी है। ठीक है जी। उसमें आप देखें कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है जी। अब आवाज कुछ बेहतर हो रही है जी। ओके, मैं रीस्टार्ट करता हूँ जी माइक को। हेलो। हेलो। जी, यहाँ मुझे लग रहा है कि आवाज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डीडीएमएस आर्किटेक्चर के हमारे पास जो दो बड़े आर्किटेक्चर हैं उसमें क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर लेक्चर नंबर 11 में उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं और उनकी वर्किंग कैसी है। उसमें ज़ाहिर है एक क्लाइंट का कंपोनेंट होता है और एक सर्वर का कंपोनेंट होगा, और ओवरऑल क्लाइंट और सर्वर के ऊपर किस किस्म की वर्किंग होती है ये आर्किटेक्चर आपने लर्न करना है। इसमें ये जो स्लाइड्स है इस सारी स्लाइड के अंदर जो है वो हमारे पास जितना भी डाटा है वो सारा आपने ज़ुबानी याद करना है। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम्स का जो आर्किटेक्चर है उसमें डिक्शनरी से मुराद है, लोकेशन से क्या मुराद है, रेप्लिकेशन से क्या मुराद है, और कौन कौन सी डिस्ट्रीब्यूटेड जो हमारे पास आर्किटेक्चर है उसकी तमाम टर्म्स और उसके अंदर होने वाले तमाम प्रोसेसेस जो हैं ये आपको लेक्चर नंबर 11 में और 12 में मिलेंगे। वहाँ से आपने इनको जो है ना वो याद कर लेना है। इसमें भी कोई ऐसी टेक्निकल चीज़ नहीं है, जस्ट आपके एंड पे है कि आप इस थ्योरी को किस तरह से लर्न करते हैं जी। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर हो गया जी। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस डिज़ाइन करने की जो अप्रोचेस हैं वो दो हैं, एक टॉप डाउन है, दूसरी बॉटम अप अप्रोच है। टॉप डाउन अप्रोच के अंदर हम किस तरह से डिज़ाइन करते हैं, कहाँ कहाँ से गुजरते हैं, ये बड़े डिटेल में एक डायग्राम बना के एक्सप्लेन किया गया। अगर आपके पास हैंडआउट्स ओपन हैं तो आप मैं आपको पेज नंबर बताता हूँ जी जहाँ पे, हाँ जी, पेज नंबर 69 के ऊपर जो है वो टॉप डाउन अप्रोच की डायग्राम आपके सामने नज़र आ रही होगी जी। हाँ जी, ओपन कर लें जी अपने अपने सिस्टम्स में जो हैंडआउट्स हैं उनको देख लें, और हैंडआउट्स में जो पेज नंबर 69 है उसको देख लें जी। जी, नजर खोल लिया है जी सबने?
तो आप देखें कि इसमें रिक्वायरमेंट एनालिसिस होता है और सिस्टम रिक्वायरमेंट्स को गैदर करने के बाद आपका जो डिस्ट्रीब्यूटेड डिज़ाइन है ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। एक आप कंसेप्चुअल डिज़ाइन की बात करते हैं, दूसरा आप व्यू डिज़ाइन करते रहते हैं। तो फिर ग्लोबल कंसेप्चुअल है, एक्सेस है, और इस तरह आप टॉप से बॉटम की तरफ जाते हैं और अपने डिज़ाइन को इवॉल्व करते हैं। लेकिन अगर हम बॉटम अप अप्रोच की बात करेंगे तो बॉटम अप अप्रोच में और टॉप डाउन अप्रोच में सिमिलैरिटी हैं, डिफरेंसेस क्या हैं, और कैसे आप जो है वो कहाँ पे आपने मतलब टॉप डाउन को यूज़ करना है, किस सिनेरियो में बॉटम अप को यूज़ करना है, इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो इन दोनों टॉपिक्स में से बनाए जा सकते हैं। ठीक है जी। तो बॉटम अप आमतौर पर ऐसी जगह पर इम्प्लीमेंट होता है जहाँ पर एक से ज़्यादा डेटाबेसेस पहले से मौजूद होती हैं और हमने उनको आपस में इंटीग्रेट करना होता है। ठीक है, क्लियर है जी ये इशू भी अब आपको। और आखिर में आपने डिज़ाइन इश्यूज की बात करनी है, और डिज़ाइन इश्यूज जो हैं इसमें जो सबसे बड़ा इशू आपको नज़र आएगा वो फ्रेगमेंटेशन का होगा। फ्रेगमेंटेशन कितनी टाइप्स की होगी, किस किस तरह की जाएगी, ये हमारा एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि लेक्चर नंबर 13 से शुरू होगा, और आई थिंक ये कि लेक्चर नंबर 20 तक ये जाता है। ठीक है, और ये भी हमारे इस कोर्स का मेजर पार्ट है। मेजर क्वेश्चनिंग जो है वो इस हिस्से में से आती है। मैं दोबारा आपके सामने वो मिड टर्म वाले जो पेपर हैं वो शो करवाता हूँ, तो हम उसमें देखते हैं कि क्या फ्रेगमेंटेशन में से क्वेश्चंस आते हैं, अगर आते हैं तो किस तरह के आते हैं। अगर हम पेपर 1 को देखें तो सबसे हाउ डिसजॉइंटनेस can be verified in horizontal fragmentation and why we do fragmentation advantages and disadvantages। देखें कि हमारे पास लेक्चर नंबर 13 से 22 तक दो क्वेश्चन जो है ना वो इसमें से आए हुए हैं। अब आ जाएं अगले पेपर के ऊपर, ये किसी और का पेपर है, इसमें भी फ्रेगमेंटेशन के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस मौजूद हैं, और आखिरी क्वेश्चन जो है ये भी हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन है। हाँ जी, सबको नजर आ रहे हैं पेपर्स जी? हाँ जी, ये क्लियर हो रहा है ना कि ये जो फ्रेगमेंटेशन वाला चैप्टर है ये हमारी जो रिकमेंडेड बुक है जो मैंने शुरू में बताई थी, प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा प्रोसेसिंग बाय एम तामीर ऑसो, जो हमारी रिकमेंडेड बुक है उसका चैप्टर नंबर 3 है ये। आप वहाँ से पढ़, हैंड आउट से पढ़ लें, एग्जाम्पल्स वहाँ भी लाजमी तौर पर देख लें जो बुक में दी हुई हैं, और इसी तरह आप एग्जाम्पल्स जो सर ने हैंड आउट्स में दी हैं उनको भी आप देख सकते हैं। लेकिन ये आपके सिलेबस का 50% पार्ट आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, लाजमी तौर पर सवाल इसमें से आएगा। अगर ये 3 क्वेश्चन आपको नज़र आ रहे हैं इसमें भी आप देखें फ्रेगमेंटेशन है, इस पेपर में आप देखें इसमें भी फ्रेगमेंटेशन है, पास के पेपर को देखें इसमें भी फ्रेगमेंटेशन है। कोई पेपर ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर आपको फ्रेगमेंटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं मिलेगा। क्लियर है जी सबको? तो जो 13 से 21 तक का या 22 तक का जो हमारा सिलेबस है ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इसके अंदर टॉपिक सिर्फ 3 है। एक फ्रेगमेंटेशन, उसके आपने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस याद कर लेने। ठीक है, दूसरा इसकी एग्जांपल्स को डिस्कस किया गया है, वो तो शायद पेपर में देखें किसी भी जगह जो है ना वो मुझे नज़र नहीं आ रही कि उसने आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिया हो फ्रेगमेंटेशन से रिलेटेड। लेकिन इस सारी चीज़ों को जो है ना वो फ्रेगमेंटेशन के ऊपर जो है ना वो बहुत सारे सवाल हैं। वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन क्या होती है? एक टेबल आपके पास 5 एट्रीब्यूट है, आपने एक टेबल उसमें से 3 एट्रीब्यूट का बना दिया और दूसरा टेबल आपने दूसरे 3 का बना दिया, तो ये वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन है। एक बात जहन में रखिएगा, जब आप किसी टेबल को वर्टिकली फ्रेगमेंट करते हैं तो उसकी जो प्राइमरी की होती है वो दोनों फ्रेगमेंट में जाती है। तो आप देखें आपने ई नेम और ई डिपार्ट से को अलहदा कर दिया और ई क्वालिफिकेशन और ई सैलरी को आपने अलहदा कर दिया, तो ये आपकी वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन हो गई। क्लियर है जी, समझ आ गई इसकी?
हॉरिजेंटल फ्रेगमेंटेशन के अंदर हम रोज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आपके पास 1000 रिकॉर्ड जो है वो मौजूद है। आप उस 1000 में से देखते हैं कि जो लाहौर के रिकॉर्ड्स हैं उनको अलहदा कर लें, जो पिंडी के रिकॉर्ड्स हैं उनको अलहदा कर लें, कराची के रिकॉर्ड्स को अलहदा कर लें। अब आपने एक टेबल के अंदर मौजूद जो रोज थी उनको आपने डिवाइड करके 5 टेबल्स के अंदर जो है ना वो तकसीम कर लिया। इस तरह की जो आपकी डिवीजन होगी ये आपकी हॉरिजेंटल हॉरिजेंटल फ्रेगमेंटेशन कहलाएगी। कंसेप्ट क्लियर हो गया जी वर्टिकल का और हॉरिजेंटल का, ठीक है जी। इनके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या हैं, कौन कौन से सिनेरियोज हैं जिसमें हम वर्टिकल करते हैं और हॉरिजेंटल करते हैं। हमने पढ़ा था पीछे कि हॉरिजेंटल फ्रेगमेंटेशन के लिए हमारे पास रिलेशनल अलजेब्रा में सिग्मा का ऑपरेटर था और वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन के लिए हमारे पास रिलेशनल अलजेब्रा में प्रोडक्ट नाम का एक ऑपरेटर था जिसके जरिए हम वर्टिकली फ्रेगमेंट करते हैं, ठीक है जी। और ये चीज़ें इसके अंदर आपने देख लें जी। फ्रेगमेंटेशन से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिलेंगी जी। डिग्री ऑफ फ्रेगमेंटेशन, फिर इसी तरह फ्रेगमेंटेशन की शराइत कौन सी हैं। अगर आप लेक्चर नंबर 13 को अपने हैंडआउट्स में खोल लें जी, लेक्चर नंबर 13 को, तो आपको मिलेगा हॉरिजेंटल फ्रेगमेंटेशन क्या है, वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन क्या है, और एक बहुत अहम सवाल है करेक्टनेस रूल फॉर फ्रेगमेंटेशन। तो 3 करेक्टनेस रूल्स हैं, एक का नाम कंप्लीटनेस है, दूसरे का नाम रिकंस्ट्रक्शन है, तीसरे का नाम डिसजॉइंटनेस है। ये तीनों रूल्स फॉर फ्रेगमेंटेशन है। इनको भी आपने पेज नंबर 72 के ऊपर ये मौजूद है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इनको भी आपने याद करना है जी कि कंप्लीटनेस से मुराद बिल्कुल सिंपल अंग्रेजी में लिखे हुए हैं और बहुत आसानी से आप लोग पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगी कि कंप्लीटनेस से क्या मुराद है, क्या मुराद है जी। लेक्चर नंबर 13, 14 से लेकर 20 तक जो है ये हमारा बुक का चैप्टर नंबर 3 है, फ्रेगमेंटेशन पे बेस करता है, जो कि दो तरह की है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल की भी दो इकसाम है, पीएचएफ एंड ड्राइव्ड। उसकी एग्जांपल्स क्या हैं, खसूसी तौर पर मिन टर्म्स कैसे बनाए जाते हैं। वर्टिकल के अंदर एफिनिटी मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, उनकी कैलकुलेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये चैप्टर जो है ना, चैप्टर नंबर 3 बुक का, और लेक्चर नंबर 13 से लेकर 20 तक जो है ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपने बड़े ध्यान से इनको आपने जो है ना वो कोप अप करना है जी। यहाँ तक बात की समझ आ गई है जी सबको। वर्टिकल के लिए 497 जी। आप वर्टिकल का जो लेक्चर है या वर्टिकल के जो लेक्चर्स हैं उसमें जो चीज़ आमतौर पर जिसमें से सवाल आता है ना वो मैट्रिसेस वाला सवाल है। फिनिटी मैट्रिसेस को किस तरह से आपने कैलकुलेट करना है, क्यों जी, ऐसा ही है ना जो लेक्चर्स हैं उसके अंदर जी। हाँ जी, वो मैं डिस्कस करता हूँ जी, आप बेफिक्र नहीं, उसको मैं समझाता हूँ सारे को। हम उससे आगे चलते हैं जी। उसके बाद हमारे पास ये कुछ पेपर्स मैंने स्लाइड के आखिर में रखे हैं, मतलब डिफरेंस बिटवीन सेकंड एंड थर्ड नॉर्मल फॉर्म है, कंपैरिजन बिटवीन स्टार एंड बस टोपोलॉजी है। लेक्चर में जो एग्जांपल आई हुई है A3 बिटवीन A1 एंड A2, उसको कैलकुलेट करने के लिए भी ये क्वेश्चन था, और 3 क्वेरीज दी हुई थी जिनकी रिलेशनल एक्सप्रेशन या जिनकी बुनियाद पे टेबल था। ये क्वेश्चन एक पेपर था। उसके बाद एक और पेपर देखते हैं जी, डिफरेंस बिटवीन थर्ड नॉर्मल फॉर्म, ये वही स्लाइड आ गई है, ये देखें जी। कंपोनेंट्स ऑफ रिलेशनल डाटा मॉडल क्या होते हैं, जिसमें रिकॉर्ड होता है, टप्पल होता है और टेबल होते हैं, सुपर की है, अल्टरनेट की है। रिलेशनल डाटा मॉडल में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं जी। क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया क्या होता है कंप्यूटर नेटवर्क का, जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन हम उसकी करते हैं जिसकी बुनियाद पे हम उसको लैन वैन और मैन में तकसीम करते हैं। ये देखें जी, कंप्लीटनेस और कंस्ट्रक्शन क्राइटेरिया पढ़कर आए हैं। वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन में क्या है, one table was given same like we get in our assignment and we have to perform horizontal fragmentation according to location and show the final fragments। ठीक है जी, समझ आ रही है बात की। तो ये देखें आप, ये चारों क्वेश्चन जो है ना, आप यकीन करें इनमें कोई क्वेश्चन मुश्किल नहीं है।
अगर आप आज वाले लेक्चर को ही बेस बनाकर तो इसकी तैयारी कर लें तो आप देखें ये चारों चीजें आप कर चुके हैं असाइनमेंट के अंदर, ठीक है। बाकी तो थ्योरी है जिसको आपने याद करना है जी। एग्री करते हैं इस बात से जी सब लोग? अच्छा जी, कुछ एमसीक्यूज भी थे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि एमसीक्यूज पेपर में आए या ना आए, ठीक है ना। वो एमसीक्यूज पॉसिबल हैं आ भी जाएं और ये भी पॉसिबल है कि ना भी आए, ठीक है। तो ये आप अपने टीचर को एमडीबी में पोस्ट कर सके पूछ सकते हैं, वहां पर उन्होंने पेपर पैटर्न के बारे में बताया, सर ने एमसीक्यूज बोला है आएंगे, ठीक है जी। तो ये 618 की तरफ से कंफर्मेशन है जी कि एमडीबी के अंदर सर ने बताया हुआ है कि 10 एमसीक्यूज आएंगे, ये और ज्यादा आसानी है आपके लिए, ठीक है। तो ये ज्यादा बेहतर जो है ना वो इसको कर दिया जी। जी, यहां तक सब लोगों को क्लियर हो गया सारा कुछ जी? ओके जी। तो अब हम बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन के हवाले से। लेक्चर नंबर 14 से आगे हम लोग कोशिश करते हैं इसको स्टार्ट करने की जी। ये लेक्चर नंबर 14 है जी आपका, ठीक है जी। इसमें ये देखें जी, ये कुछ एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल आपने थोड़ा सा समझना है जी। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको क्लियर करके बताता हूँ जी। बेसिकली ये देखें जी, एक टेबल है टाइटल का और सैलरी पर मुश्तमिल है। इसमें प्रेडिकेट क्या होता है पहले तो हम ये समझ लें। फॉलोइंग आर सम ऑफ द पॉसिबल सिंपल प्रेडिकेट्स। प्रेडिकेट से मुराद शराइत हैं जो आप लगा सकते हैं। मसलन P1 उसने कहा पहली प्रेडिकेट है कि टाइटल आपका E1 इंग्लिश हो, P2 जिसमें टाइटल आपका सिस एना हो, P3 के टाइटल आपका मैक इंजीनियरिंग हो, P4 के टाइटल आपका प्रोग्राम हो, P5 सैलरी लेस देन इक्वल 20,000 हो, P6 सैलरी ग्रेटर देन इक्वल 20,000 हो जी। हाँ जी, क्लियर है ये बात सबको? प्रेडिकेट की समझ आ गई? प्रेडिकेट से मुराद आपकी सिंपल शराइत हैं जो आप अपने टेबल पर लगा सकते हैं। प्रेडिकेट में लेफ्ट साइड पे आपके किसी भी एट्रीब्यूट का नाम होगा टेबल का, उसके बाद सिंबल होगी लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, एंड या और का ऑपरेटर होगा और आगे आपकी वैल्यू होगी। यहां तक बात की समझ आ गई है सबको जी? मैं फ्रेगमेंटेशन को डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूं जी, आप मुझे एश्योर करवाएं जी। ठीक है जी, प्रेडिकेट्स क्लियर हो गए। आपको पेपर में जो क्वेश्चन आ सकता है वो एक तो फ्रेगमेंटेशन का आ सकता है, वो तो बिल्कुल सिंपल है, आप कर सकते हो जो भी क्वेरी होगी। एक क्वेश्चन आपको प्रेडिकेट गिवन होंगी और मिन टर्म बनाने का आ सकता है। ये देखें जी, इसमें आपको 6 प्रेडिकेट्स उसने दिए हैं, या आपसे कहा जा सकता है कि आप अपने प्रेडिकेट खुद बना लो, टेबल आपको गिवन होगा। ये देखें जी, ये जो लेक्चर है इसके अंदर उसने बताया है कि मिन टर्म प्रेडिकेट हमारे पास क्या होती है। ये एक सेट होता है जिसके अंदर आपके पास P1 P2 से लेकर PM तक होगा, और ये हमने एक टेबल समझा कि एक टेबल है जिसके सिर्फ दो ही फील्ड हैं, टाइटल के और सैलरी के। तो हमने टाइटल के अंदर जो वैल्यूज हैं उनको भी देख लिया, और जो, हाँ जी, ये पेज नंबर है आपका, जी ये पेज नंबर 75 है जी, पेज नंबर 75 जी। ओके जी, पेज नंबर 75 की एग्जांपल को सब लोग खोल लें और सामने रखें जी। ओके जी, तो अब आप देखें ये P1 है टाइटल वाली, टाइटल दिस वन, और ये P5 है दूसरे वाली। तो अब हम इनके अगर मिन टर्म बनाएंगे ना, तो मिन टर्म की डेफिनेशन क्या होती है कि ऐसी प्रेडिकेट्स जब आप दो प्रेडिकेट्स को एंड ऑपरेटर के साथ कंजक्ट कर देते हैं तो ये मिन टर्म बन जाती है। ये देखो हमने P1, ये आइटल E1, ये हमारे पास P1 था,
आगे ये एंड का सिंबल लगाया और सैलरी वाला जो है ये हमारे पास P5 था, तो मैंने P1 एंड P6 कर दिया, ये मेरे पास एक मिन टर्म बन गया। क्लियर है जी सबको? ठीक है, मैं मिन टर्म की डेफिनेशन आपके सामने दोबारा रखता हूं। जरा मिन टर्म की डेफिनेशन पेज नंबर 44 के ऊपर पढ़िएगा क्या है। इज द कंजंक्शन, कंजंक्शन, कंजंक्शन एंड ऑपरेटर को कहते हैं, ऑफ सिंपल प्रेडिकेट्स, जो आपकी सिंपल प्रेडिकेट्स हैं उनको जब आप एंड सिंबल के साथ जोड़ देंगे तो ये मिन टर्म बन जाएगा। इट इज ऑलवेज पॉसिबल टू ट्रांसफॉर्म बूलियन एक्सप्रेशन इनटू कंजंक्शन नॉर्मल फॉर्म। जी क्लियर हो गया सबको जी? ठीक है जी, लो जी ये आपके पास आपकी मिन टर्म्स, जरूरी नहीं है आपके पास जितनी मिन टर्म बना सकते हैं जितनी चाहें, P1 एंड P2 एंड P3 एंड P4 कर लें, ठीक है जी, P1 एक और P2 के साथ कर लें, P3 के साथ कर लें, जितनी चाहें। ये चंद बना के उसने दिखाई है 1 2 एंड 3, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारी बन गई हैं। मिन टर्म्स तक सबको समझ आ गई जी? ओके जी, आप ऐसी भी बना सकते हैं, टाइटल नॉट इक्वल सिसैना एंड सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 2000। हर मिन टर्म के रिस्पांस में आपके पास कोई ना कोई रिकॉर्ड आएगा। देखें जी, टाइटल E1 इंग हो और सैलरी ग्रेट लेस देन, जाहिर है इसके इस मिन टर्म को जब हम एग्जीक्यूट करेंगे एम्प्लॉय के टेबल के ऊपर तो आपके पास या तो कोई रिकॉर्ड आएगा या फिर जीरो रिकॉर्ड जो है ना वो आपके सामने आएगा जी। हाँ जी क्लियर है। उसके बाद मिन टर्म सिलेक्टिविटी हमारे पास क्या होती है जी, ये देखें जी जरा। एक मिन टर्म को एग्जीक्यूट करके जितनी रोज आपको रिटर्न होती हैं उसको हम सिलेक्टिविटी कहते हैं, SEL ऑफ मिन टर्म। ठीक है, इसको हम किसी भी मिन टर्म की सिलेक्टिविटी कहेंगे। फॉर एग्जांपल ये टेबल है आपके सामने, ठीक है, कि टाइटल है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सैलरी है 40,000। ओके जी, ठीक है, ये दो ही हैं। तो पहला मिन टर्म चलाएं जरा, उसने क्या कहा कि सैलरी लेस देन 30,000 ऑन पे, सिलेक्ट सिग्मा सैलरी लेस देन 30,000 ऑन पे। तो लेस देन 30,000 पे आप देखें जी क्या आता है, 27,000 और 24,000। तो ये जो आपकी मिन टर्म है इसकी जो सिलेक्टिविटी बनेगी वो दो बनेगी, क्योंकि कितने रिस्पॉन्स में आएंगे, दो रिस्पॉन्स में आएंगे। आप देखें जी ये दो वाला अलहदा हो गया, पे टू को जब चलाया तो दो वाला यहाँ आ गया जी। हाँ जी क्लियर है सबको? इस तरह आपका टेबल PHF प्राइमरी हॉरिजेंटल फ्रैगमेंटेशन में दो टेबल्स में डिवाइड हो गया है। इस तरह की एक्सप्रेशन आपको दी हो सकती है और आपसे कहा जा सकता है कि इस टेबल के जो फ्रैगमेंट हैं उनको शो किया जाए। क्लियर है जी सबको? ओके जी, नेक्स्ट लेक्चर नंबर 15 स्टार्ट हो गया जी। इसी तरह ये एक और टेबल की एग्जांपल है जी, ये देखें आपके पास एग्जांपल एक और आ गई। इसी तरह ये एग्जांपल्स बुक में से भी आ सकती हैं, वहां भी इसी तरह की हॉरिजेंटल और तो कोई भी, अब इसमें आप देखें उसने कहा P1 P2 और P3, ये काफ़ी लंबी एग्जांपल है। P1 आपके पास प्रेडिकेट का नंबर है और बजट आपको गिवन है, तो उसने बताया कि P1 की लोकेशन लाहौर हो सकती है। ये सारे प्रेडिकेट हैं डिफरेंट, ये पूरा एक सेट है, लाहौर, गुजरांवाला और पेशावर। ये दो उसने क्वेरीज बनाई हैं, जरा गौर से देखिएगा। फाइंड द बजट ऑफ प्रोजेक्ट एट ईच लोकेशन, जब ईच लोकेशन पे देखेंगे तो इसमें टोटल लोकेशन हमारे पास लाहौर, रावलपिंडी और पेशावर है। रावलपिंडी दो दफ़ा है तो हम एक दफ़ा लिखेंगे लाहौर, रावलपिंडी और पेशावर। उसके बाद ये पहले के मुताबिक तीन प्रेडिकेट बनेगी, हम लाहौर के लिए भी चेक करेंगे, पेशावर के लिए भी और ये भी। दूसरा क्या है, फाइंड प्रोजेक्ट विच बदल लेस देन 2M, 2M से लेस देन जिसका होगा, तो 2M से लेस देन करेंगे तो हमारे पास दो और मजीद हो जाएंगे, एक बजट जिसका लेस देन इक्वल 2 मिलियन होगा और एक जो कि ग्रेटर देन इक्वल
2 मिलियन होगा। तो टोटल प्रेडिकेट कितनी बन गई हमारी? 5। लाहौर, रावलपिंडी और पिशावर के बाद दूसरे को जब हमने चलाया तो लेस देन इक्वल 2000 और इसके उल्ट बनी, तो 5 टोटल हमारे पास प्रेडिकेट जो हैं वो बन गए हैं। यानी ये एग्जांपल है, अगर आपके पास टेबल मौजूद हो और उसके बाद उसने इस तरह की स्टेटमेंट दी हो और आपसे पूछा जाए कि पहले के मुताबिक प्रेडिकेट्स क्या होंगी और दूसरे के मुताबिक जो है वो प्रेडिकेट्स क्या होंगी। क्लियर है जी? ये बन जाएंगी प्रेडिकेट्स। जी सब लोग रिस्पॉन्ड करें जी, सारे के सारे, ताकि मुझे कंफर्म हो कि सबको मेरी आवाज भी सुनाई दी और सबको समझ भी आई। ठीक है जी, यहां तक हो गया जी प्रेडिकेट। अब लेक्चर नंबर 15 में हम जाते हैं तो प्रेडिकेट से ही शुरू होगी ये बात। प्राइमरी हॉरिजेंटल फ्रेगमेंटेशन और मिनिमैलिटी ऑफ फ्रेगमेंट, एक रट्टा लगाने वाली चीज है जी ये। इससे एक्यूर, ये मतलब एक फ्रीक्वेंसी है, मेरे जेन से निकल गई है, इस फ्रीक्वेंसी का नाम क्या था, इसको आपने जेन में रख लेना है कार्ड को। ये एक एग्जांपल दी हुई है, उसी एग्जांपल के अंदर उसने इसको सॉल्व किया है। ये एक एल्गोरिदम है जी, इसको रट्टा लगाना है जी आपने। व्हाट इज पीएचएफ कॉम मिन एल्गोरिदम? ठीक है, ये स्लाइड आपने खुद से पढ़नी है। इसके रूल हैं, रूल 1 और इसी तरह रूल 2 छोटा सा करके लिखा हुआ है, समझ नहीं आ रही, और रूल 3 है। ये आपका एक स्पेशल एल्गोरिदम है, इसका यहां से स्टार्ट होता है, यहां पे खत्म हो जाता है। इस एल्गोरिदम को आपने रट्टा लगाना है जी। ये मैं शायद आपको ना समझा पाऊं कि ये क्या चीज है। ठीक है जी, ओके। मिन टर्म एल्गोरिदम है, इससे क्या मुराद है? और ये यूज इसलिए होता है कि आपके पास अगर 5 मिन टर्म्स पहले, 5 प्रेडिकेट्स अगर आपके पास मौजूद हैं, अगर आपने कोई नई प्रेडिकेट उन 5 वाले सेट में ऐड करनी है, तो उसको सेट में ऐड करने का क्या रूल है, ये उसके लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है जी, इसका रूल 1 क्या है, रूल 2 क्या है, रूल 3 क्या। अगर ये पेपर में आएगा तो सिंपल इस तरह आएगा कि व्हाट इज पीएचएफ कॉमन एल्गोरिदम, तो आपने ये जो याद किया होगा एज इट इज इसमें रख देना है। कोई इसका प्रैक्टिकल टाइप का क्वेश्चन जो है ना वो पेपर में नहीं आएगा जी। ठीक है जी, और ये लेक्चर आपका खत्म, और ये आखिरी आपके पास आ गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी, रेलेवेंट आपकी जो आखिरी असाइनमेंट आपको आई थी वो ये वाली थी। प्रोजेक्ट नाम का टेबल आपको दिया हुआ है और उसके प्रेडिकेट्स उसने दिए हैं लोकेशन वाइज P1 P2 P3, और बजट वाइज दिए हैं वो 2 मिलियन वाले। ये वही है जो पीछे हम पढ़ के आए हैं। 3 प्रेडिकेट 1 के हिसाब से बनते थे और 2 बनते थे इसके, इन ये थे प्रेडिकेट्स, हमने प्रेडिकेट्स बनाए थे। जब हम कॉम मिन का एल्गोरिदम इन प्रेडिकेट्स पे चलाएंगे तो हमारे सामने 3 और 2, 3 ज़रब 2 6, 6 मिन टर्म्स जो हैं वो वजूद में आएंगी। 6 मिन टर्म्स, इसको ध्यान से सोच लें, 6 मिन टर्म्स। इस तरह का क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि पहले उसने, मैंने क्या कहा था कि आपको टेबल दिया होगा, 2 शराइत दी होंगी, उससे कहेगा प्रेडिकेट बनाओ, फिर कहेगा प्रेडिकेट के मिन टर्म बनाओ। क्वेश्चन आ गई सबको जी? तो प्रेडिकेट्स हमने बना लिए। मिन टर्म बनाने के लिए इस P1 को इन 2 के साथ ऐड कर दो, फिर P2 को 2 के साथ ऐड कर दो, फिर 3 को ऐड कर दो। देखो जी, M1 पहला मिन टर्म, लोकेशन लाहौर एंड बजट लेस देन 2M, लोकेशन लाहौर बजट ग्रेटर देन 2M। इस लिखने से आपके 6 मिन टर्म कंप्लीट हो जाएंगे और ये आपके पॉसिबल मिन टर्म है जी। ठीक है जी, अब आप इसको 3 3 में भी बना सकते हो, P1 P2 P3 P2 P1 P3, इस तरह जितने भी आपके मिन टर्म्स हैं ना वो बन सकते हैं। लेकिन जो मिनिमम मिन टर्म्स हैं वो आपके 6 बनेंगे। उन 6 मिन टर्म्स की बुनियाद पे जब आप, अब इस मिन टर्म की बुनियाद पे जब आप टेबल को डिवाइड करोगे तो 6 डिवीजन्स आपकी बनेगी। लोकेशन लाहौर हो, बजट लेस देन 2 मिलियन हो, तो उसका जवाब है ये देखें, ये एक रिकॉर्ड उसमें आएगा, इंस्ट्रूमेंट और ये लाहौर और बजट ये है। तो इस तरह 4 के जवाब आपके पास आएंगे और
दो मिन टर्म्स जो ऐसे होंगे, ये 6 हैं, 6 में से 4 के अगेंस्ट आपको पे एक एक रिकॉर्ड मिल जाएगा, क्योंकि टोटल आपके पास 4 रिकॉर्ड हैं, और 2 के अगेंस्ट आपको रिकॉर्ड नहीं मिलेगा, यानी वो किसी भी कंडीशन को फुलफिल नहीं करते होंगे। तो इस तरह आप अपने गिवन टेबल को 4 टेबल में डिवाइड कर देंगे। ये देखें, ये बेसिकली जोड़ के लिखा हुआ है, लेकिन हकीकत में ये एक अलहदा टेबल है, ये भी अलहदा टेबल है, और ये भी एक अलहदा टेबल है। ठीक है जी, ये देखें जी, P1 का टेबल अलहदा, P2 का टेबल अलहदा, P3 का टेबल अलहदा, और P4 का टेबल अलहदा जी। क्लियर है जी सबको? प्राइमरी मेंटल फ्रेगमेंटेशन की एग्जांपल्स, प्रेडिकेट का बनाना, मिन टर्म्स का बनाना, फिर उन प्रेडिकेट और मिन टर्म्स से अपने टेबल को डिवाइड करना जी। सब लोग चैट विंडो में कंफर्म करेंगे जी कि इस कॉन्सेप्ट की सबको समझ आ गई है जी। GPHF लिखकर रिस्पॉन्ड करें जी। ठीक है, इतनी जीज आ गई हैं कि समझ नहीं आती कि ये कौन सी जी है, तो जी और आगे PHF लिखें तो मुझे समझ आ जाएगा कि ये PHF की जी है जी। ओके जी, थैंक यू जी। अब आगे देखें जी, डिराइव्ड हॉरिजेंटल फ्रेगमेंटेशन जी। ठीक है, इसकी भी एग्जांपल गिवन है, ये मुझे पेपर में मुझे ये आई थी जी जब मैंने पेपर दिया था, लेकिन उस वक्त हमारे पेपर जो होते थे वो थोड़े से डिफरेंट स्टाइल में होते थे, तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम मैनेज कर लेते थे। अब इस तरह के क्वेश्चंस को पेपर में लिखना और उनके आंसर देना जो है ना, ये थोड़ा सा मुश्किल हो गया जी। जी ठीक है जी, उसी तरह प्रेडिकेट्स बन रहे हैं, ज्वाइन बन रहे हैं। अच्छा, एक बात ध्यान में रखिएगा, जो DHF है इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट यूज होना है वो ज्वाइंस का होना है। DHF जो है हमेशा दो या दो से ज्यादा टेबल्स के ऊपर बनेगी, या दो या दो से ज्यादा लोकेशन के ऊपर बनेगी। यहाँ पर आप देखें, ये जो टाइटल और सैलरी है ना, ये हमने निकालना है, लेकिन हमारे पास जो एम्प का टेबल है, ये टाइटल और सैलरी तो हमें मिलेगा ही नहीं, क्योंकि टाइटल और सैलरी एम्प यहाँ से, और इसी तरह ये एम्प के नाम का एक टेबल पड़ा हुआ है, फिर एक टेबल ये पड़ा हुआ है, ये दोनों मिलते हैं, यहाँ से एम्प का नंबर और रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूरेशन निकलता है। इन चीज़ों में से मिला के फिर हमें टाइटल और सैलरी को निकालना पड़ता है। ठीक है, तो समटाइम्स हमारा जो ड्राइव्ड की डेफिनेशन भी यही है कि जो डायरेक्ट उस टेबल पर इम्प्लीमेंट नहीं होगी, बल्कि और टेबल में से निकाल कर जब आपने डाटा लाना होगा, तो उस वक्त हम डिराइव्ड हॉरिजेंटल फ्रेगमेंटेशन उसको बोलेंगे जी। ठीक है जी, इसकी एग्जांपल्स ये देखें, इसको भी आपने देख लेना है जी। अब ये मुश्किल नहीं रही, बस ये सिंबल याद रख लेने हैं जी कि ये कौन सा ज्वाइन है, हर ज्वाइन की अलहदा सिंबल है। मुझे भी आज तक ये याद नहीं हुई कि जी मैं भूल जाता हूँ। ये मेरा ख्याल है कि इनर ज्वाइन है, लेकिन राइट इनर ज्वाइन है, क्योंकि राइट की तरफ से ओपन है, आई थिंक सो। अच्छा, सेमी ज्वाइन है, और राइट है या लेफ्ट है जी? ओके जी, बहरहाल जी, ये चूंकि आपके प्रीवियस RDBMS का टॉपिक है ज्वाइन और उसकी टाइप्स, तो मुझे भी इतना याद नहीं है अब ये, तो इसकी बुनियाद पे आपने इसको देख लेना है जी। ठीक हो गया जी। जी, तो ये है, ये वही आपकी डिराइव्ड ही चल रही है। ये लफ्ज़ बहुत ध्यान से पढ़ने हैं जी आपने, चेकिंग फॉर करेक्टनेस। PHF की करेक्टनेस में कंप्लीटनेस का क्या मतलब है, रिकंस्ट्रक्शन का क्या मतलब है, और डिसजॉइंट का क्या मतलब है, ये PHF के हिसाब से है। और आगे आप देखें, ये जिसकी पूछी जाएगी वही लिखनी है जी। अगर PHF का पूछा जाएगा तो PHF के हिसाब से लिखनी है, अगर ये वर्टिकल के हिसाब से पूछी जाएगी करेक्टनेस, तो कंप्लीटनेस, रिकंस्ट्रक्शन और डिसजॉइंटनेस को आपने वर्टिकल के हिसाब से लिखना होगा जी। ठीक है जी, ये हमारे पास वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन आ गई है जी। इसके दो अल्टरनेटिव्स होते हैं, एक का नाम है जी, आई थिंक
वर्टिकल में ग्रुप है, हाँ जी, और ये है जी, ठीक है। अब इसमें मेरा ख्याल है कि वो आ गया अफिनिटी मैट्रिक्स और उसको फिलअप करना और ये सारा कुछ करना, क्यों जी, ऐसे ही है ना। एक मेरे पास फाइल है, एक स्टूडेंट ने बड़ी मेहनत के साथ वो बनाई है, उसको हम शेयर करते हैं, तो उससे मेरा ख्याल है कि हमारा काम जो है ना वो हल होगा जी। ओके जी, ये लास्ट फाइल है जी जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, उसके बाद हमारा लेक्चर ख़त्म हो जाएगा। जो चीज़ें रह जाएंगी वो आपने खुद से करनी होंगी जी। इसमें उम्मे हबीबा का क्वेश्चन का आंसर भी है, वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन की जो सबसे मशहूर एग्जांपल है वो एग्जांपल भी इसके अंदर मौजूद है, ठीक है जी। हाँ जी, तो देखें जी, अफिनिटी मैट्रिक्स वाला जो क्वेश्चन है वो इस तरह से है जी। ओके जी, ये क्वेरीज आपको दी हुई हैं जी, नजर आ रहा होगा जी सबको। सिलेक्ट करें जी फैक्ट आईडी को, फैक्ट नेम को, रैंक को। एक टेबल उसने बताया सबसे पहले कि आपके पास ये टेबल है जिसमें 5 आपके पास 6 हैं, 5 हैं, 5 आपके पास जो है ना वो एट्रीब्यूट्स हैं। ओके जी, अब इसमें हमने पांचों को नेम दे दिया A1 A2 A3, तो लिख दिया A1 A2 A3 A4 एंड A5। क्वेरीज हमारे पास 3 है, Q1 Q2 एंड Q3, तो हमने लिख दिया Q1 Q2 एंड Q3 जी। यहां तक नजर आ रहा है जी सबको जी, क्लियर कीजिएगा जी। हाँ जी, इंपॉर्टेंट चीज है जी ये जी। तो अब हमने इसको फिल करना है, वो बहुत ही आसान तरीका है इसको फिल करने का। देखें जी, क्वेरी 1 में कौन कौन सा यूज हुआ है जी, फैक्ट आईडी, फैक्ट नेम और रैंक। तो फैक्ट आईडी क्या है, A1 है, उसके बाद फैक्ट नेम A2 है और रैंक क्या है, A5। तो A1 A2 और A5 के नीचे हमने 1 लगा दिया जी। जो जो एट्रीब्यूट्स जिस क्वेरी में हैं उनके ऊपर आपने 1 लगा दिया। क्लियर हो गया जी उम्मे हबीबा। आप पूछ रही थी कि ये किस तरह फिल होना है। उसके बाद आप देखें जी, रैंक और सैलरी है, तो रैंक और सैलरी A4 और A5 है, वहां 1 लगा दिया। उसके बाद इसमें फैक्ट आईडी, फैक्ट नेम है और डिपार्ट है, तो इसके अंदर 1 2 3 हमने ये लगा दिए, ठीक है। इसमें आप देखिएगा कि चूंकि यहाँ पर भी फैक्ट आईडी और रैंक है इसलिए ये 1 1 आया, लेकिन यहाँ पर आप देखें फैक्ट आईडी, फैक्ट नेम और डिपार्ट, तो ये 3 एट्रीब्यूट्स इसमें यूज हो रहे हैं, तो 3 के नीचे हमने 1 1 1 लगा दिया। क्लियर हो गया सब कुछ G497। हाँ जी, आपने नो से क्या मुराद है, भी समझ नहीं आई। दोबारा देख लें जी, ये आपके पास 5 हैं, A1 A2, इनको आपने 5 नाम दे दिए। हाँ जी, तो 497 दोबारा देखिएगा, क्वेरी नंबर 1, ये Q1 Q2 Q3 और ये एट्रीब्यूट्स A1 A2 A3। तो आप देखो इस क्वेरी में कौन कौन सा एट्रीब्यूट इस्तेमाल हो रहा है, फैक्ट आईडी, उसके नीचे 1 लगा दिया। अच्छा जी, फैक्ट नेम, फैक्ट नेम का नंबर क्या है, A2, A2 के नीचे 1 लगा दिया। जो यूज हो रहा है उसके ऊपर 1, जो यूज नहीं हो रहा उसके ऊपर 0। Q1 में 3 एट्रीब्यूट यूज हो रहे हैं और उनके नंबर हमारे पास बनते हैं A1 A2 एंड A5। Q2 के अंदर 2 एट्रीब्यूट्स यूज हो रहे हैं और उनके नंबर बनते हैं A4 एंड A5। Q3 के अंदर 3 एट्रीब्यूट्स यूज हो रहे हैं और उनके नंबर बनते हैं A1 A2 एंड A3। हाँ जी, अब तो क्लियर हो गया जी, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है जी। जी, ओके। अब ये चीज आपको गिवन होगी जी, ये वाली S1 S2 एंड S3 की वैल्यू जो है ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। किस तरह गिवन होगी ये मैं आपको दिखाता हूँ। जो हमने स्लाइड्स देखी थी ना, जो हमारी स्लाइड्स हैं उसके अंदर ये एक्वेरन फ्रीक्वेंसी के नाम से जो है ना ये आ गया ना, ये एग्जांपल है ना, तो ये देखें
ये हमने टेबल फिल कर लिया। टेबल फिल करने के बाद ये वैल्यू दी हुई है जी, ज़रा देखिएगा, ये उसने वैल्यू दी है, ये देखें Q1 के ऊपर 15 है, Q1 के ऊपर 20 है और Q1 के ऊपर 10 है। ये वैल्यू है हमारे पास रेफरेंस रिफ्लेक्टिव फ्रीक्वेंसी है, Q1 के ऊपर 1 फॉर ऑल S1 है जी। इसी तरह Q2 के ऊपर 5 है, 0 है और 0 है, और Q3 के ऊपर 25 है, 25 है और 25 है, और इसी तरह Q4 के ऊपर ये 3 है और 0 है और 0 है। ये वैल्यूज़ हमें जो है ना वो गिवन है इस हिसाब से, ठीक है। ये वो वैल्यूज़ हैं जो हमारे पास उस टेबल में S बन जाएंगी। ये हमने कैलकुलेट करना है, ये कैलकुलेट करके आया है, लेकिन ये वैल्यूज़ हमें गिवन है। लेटस रेफरेंस ये चीज़ है, ये गिवन है। उसके बाद वो Q1 Q2 की वैल्यू हमारे पास मौजूद है। हमने ये वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट करनी है, ये चीज़ हमने इसके अंदर देखनी है जी। इसको आप दोबारा से देखेंगे ना तो आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी, ये मुश्किल नहीं है। ये देखें जी, ये वो वैल्यूज़ हैं S1 की जो हमें दी गई हैं Q1 Q2 के लिए। देखें जी, S1 Q1 के अंदर 5 है, S2 0 है और S3 2 है। Q2 के लिए S1 0 है, S2 4 है, S3 जो है वो 3 है। Q3 के लिए S1 S2 और S3 की वैल्यू, ये टेबल आपको प्रोवाइडेड होगा किसी भी शक्ल में, ठीक है। वो उस शक्ल में है तो उसको आप इस तरह के टेबल में तकसीम कर लें, वो लिखा जाएगा। वहां पर भी आप देखो 4 के लिए उसने दिया है, Q1 Q2 Q3 और Q4 के लिए दिया हुआ है, वैल्यू दी हुई है S1 S2 और S3 की। हाँ जी, ये क्लियर है टेबल, और ये चीज कैलकुलेट करनी है हमने, ये जो लिखी हुई है। हाँ जी, क्लियर है। एफिनिटी मैट्रिक्स भी बन गया, ये वैल्यू गिवन है, ये हमने किस तरह से बनाना है। हाँ जी, नजर आ रहा है सबको, क्लियर है। तो देखें जी, इसको बनाने का तरीका क्या है। सबसे पहले हाँ जी, अब ये A1 है और A5 है, तो इसको हम बनाएंगे A1 को A1 से, फिर A1 को A2 से, फिर A1 को A3 से, फिर A1 को A4 से, फिर A1 को A5 से। समझ आ गई। इसी तरह फिर A2 को A1, A2 को A2 टू, A2 को A3 से, और इसी तरह A3 से। ये देखें, ये सारे हमने बनाने हैं, तो ये हमारे पास 25 के करीब बनेंगे जी। ओके, अब इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना बिल्कुल आसान है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। अब A1 को A1 से बनाना है, ठीक है। A1 को A1 से जब रिलेट करेंगे तो हर का हर किसी के साथ तो बनना ही बनना है, इसमें तो कोई शक शुबे वाली बात ही नहीं है। A1 को A1 से बनाएं तो A1 Q1 में है और Q3 में है। सबसे पहले तो ये वैल्यू देखें, Q1 में ये 1 है और Q3 में ये 1 है। यहां तक बात की समझ आ गई। अब उस S वाले टेबल में चले जाओ, तो Q1 की वैल्यूज उठा लो। S वाले में 5 जमा 0 जमा 2 कितना हो गया जी, और Q3 में ले लो 7 जमा 2 जमा 0, तो ये आ गया 5 जमा 0 जमा 0 2, 7 जमा 7 और 9 16। तो ये A1 और A1 की जो फिनिटी कैलकुलेट हुई वो 16 कैलकुलेट हो गई जी। हाँ जी, समझ आ गई कि नहीं जी। हाँ जी, जो जिसमें ऑन है वो देखा जाएगा। दोबारा देख लें, A1 का जब हम A1 के साथ लिखते हैं तो नीचे 1 है ना, हर किसी का अपने आप के साथ तो होना ही होना है। तो उसके बाद ये A1 Q1 में और Q3 में है, उस टेबल में गए और Q1 की तमाम रोज़ को जमा कर लिया, Q3 की तमाम रोज़ को जमा कर लिया, तो वो बन गया हमारे पास A1 इंटू A1, वो 16 हमने लिख दिया। अब A1 का A2 के साथ लेना है, A1 का A2 के साथ। अब आप देखें A1 और A2, A1 भी 1 है और A2 भी। A2 किस किस के साथ है, देखो A1 और A2 ये यहाँ भी इकट्ठे हैं और यहाँ भी इकट्ठे हैं, तो लिहाजा Q1 और Q3 की वैल्यू A1 और A2 के लिए फिर उठाएंगे तो वो सेम वैल्यूज आएंगी, तो कितना जवाब आ गया, 16 जी। हाँ जी, क्लियर है।
हाँ जी, सब लोग का यस नहीं आ रहा, इससे क्या मतलब लूं मैं? टाइप करने में कंजूसी या समझ नहीं आ रही? ओके जी, तीसरा लेते हैं जी। A1 का A3 के साथ, A1 का 3 के साथ देखें जी, A1 यहाँ 1 है, Q1 में 0 है, इसको नहीं लेंगे। A1 में भी 1, Q3 के लिए ये दोनों 1 है, ठीक है। तो A1 और A3 के लिए हम सिर्फ Q3 वाले S जो हैं उनको लेंगे जी, और वो क्या है जी, 7 और 2 9। तो ये देखें जी, 7 + 2 + इज इक्वल टू 9। A1 का A4 के साथ 1 0 नहीं आएगा, 0 1 नहीं आएगा, 1 और 0 ये भी 0 है, तो इसलिए A1 का A4 के साथ नहीं बनेगा। A1 का A5 के साथ बनाएं। आई डोंट नो कि ये बुक में है या नहीं है, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये हमारी ही एक स्टूडेंट हैं, आसमा, पता नहीं इस वक्त क्लास में है या नहीं है। उसने एक फाइल बना के, सिंपल फाइल, लेक्चर नंबर 17 18 19 से बना के जो है ना, समझाने के लिए ये अपलोड की है, जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। ये आपके लेक्चर नंबर 17 18 19 में यही चीज मौजूद है, सिर्फ वैल्यूज का डिफरेंस है जी। ओके जी, तो आप A1 का A5 के साथ लें जी, A1 और A5, 1 और 1 1, ठीक है। तो Q1 की वैल्यूज को देखेंगे, ये 0 ये 1, ये वैल्यू सेम नहीं है, ये भी नहीं आएगा, ये 1 है और ये 0 है, ये भी नहीं आएगा, तो सिर्फ एक Q1 की वैल्यू आएगी जो कि 5 जमा 0 जमा 2 7 आएगा। अगर आप अपने हैंडआउट्स वाले को देखें, ठीक है, जो आपके पास हैंडआउट्स में है, तो ये देखें A1 और A1 का आपस में 45 बना है, A1 का A1 के साथ 45 बना है, ठीक है। तो ये आपको यहां से मिलेगा 45। Q1 जो है ये S1 के बराबर है, ये वैल्यूज आपकी आ गई Q1 के अंदर, और ये S1 की वैल्यू है, ये Q2 S2 की वैल्यू है, Q3 S3 की वैल्यू होगी, हमारे पास S4 की वैल्यू होगी, यही लिखा है ना उसने। assume that के ref of QK is equal to 1 for all and QK is equal to S1, तो ये Q1 है तो इसका मतलब है ये S1 है, ये S2 है, ये S3 और ये S4। अब पिछली जो स्लाइड गुजरी है वहां पर हम A1 A2 का मैट्रिक्स बनाकर आए हैं, ठीक है, क्योंकि ये देखो यहाँ पर हम वो एक मैट्रिक्स जो है ना वो बनाकर आए हैं, ये देखो Q1 Q3 और Q4 का, ये देख रहे हो ना, Q1 Q2 Q3 और Q4 का। तो A1 के अंदर Q1 में 1 है ना, तो इसका मतलब है Q1 की सारी वैल्यूज को हम ऐड करेंगे, तो उसके अंदर जो Q1 की सारी वैल्यूज हैं उनको ऐड करें ज़रा, 15 जमा 20 और 30 और ये देखो 45, तो ये 45 हमारे पास आया हुआ है, ठीक है जी। ये वही वाला टेबल है जो आपका वहां पे बनाया हुआ है जी। हाँ जी, समझ आ गई सबको, क्लियर है ये? ओके जी, तो इसी तरह बेटे ये आपका टेबल जो है ना वो बन जाएगा। ये आपके पास वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन है, एफिनिटी मैट्रिक्स है। ये था आपकी CS712 के हवाले से, जो बेस्ट मैं दानिशकदा के प्लेटफॉर्म से कर सकता था। आई होप के इस सारे लेक्चर को सुनने के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल बेहतर होगा। अब अगर आप अपनी तरफ से 2-4 घंटे लगा लेंगे या 5 घंटे लगा लेंगे तो इसमें से अच्छे मार्क्स लेना कोई इशू नहीं है। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि मेरे एमएस के अंदर जो अच्छे ग्रेड्स हैं उनमें से एक सब्जेक्ट ये भी है जिसमें आई थिंक आई गॉट मोर देन 80% मार्क्स। तो ये एफिनिटी मैट्रिक्स, हॉरिजेंटल, मिन टर्म्स, प्रेडिकेट्स, ये कुछ समझने और करने वाली चीज़ें हैं। बाकी सारी की सारी थ्योरी है, जिसमें टोपोलॉजीज भी हैं, जिसमें जॉइंस भी हैं, जिसमें नॉर्मलाइजेशन है, और डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जी। क्लियर है जी? हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली सर काइंडली फाइल शेयर कर दें, क्लास इज फ्रूटफुल। ओके जी, ये फाइल ठीक है जी। और किसी का कोई सवाल जी?
मांगने वाली आदत नहीं जाती है आपकी जी हैं। ओके, ठीक है। जो चीज जो असाइनमेंट का आइडिया देते हैं तो आइडिया को सुनने के बाद कहते हैं जी ये फाइल भी हमें सेंड कर दें। बहरहाल ये एफिनिटी मैट्रिक्स वाली फाइल भी आपको, जो लोग दानिश कदा के प्लेटफॉर्म से हैं, टेलीग्राम के ग्रुप के अंदर ये मौजूद है, वहां से आप ले सकते हैं जी। बाकी तो आपके हैंडआउट्स ही हैं जो मैंने डिस्कस किए हैं आपके साथ। ठीक है जी। ओके जी। इंशाल्लाह सर अली प्लान कर रहे हैं 7/26 को भी, तो वो भी इंशाल्लाह जल्दी हम जो है ना वो ग्रुप के अंदर, आमना अगर आप डीके की स्टूडेंट हैं तो देन आप सर से रिक्वेस्ट करें, वो आपको ऐड कर लेंगे टेलीग्राम के ऊपर। ठीक है जी। ओके जी। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज जी, एंड ओवर टू सर अली। वालेकुम सलाम सर। थैंक यू सर। थैंक यू जी। थैंक यू।